आइए आज हम सीखते हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। कमलेश सर केमिस्ट्री धमाका। तो आइए एक नए टॉपिक के साथ आज हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है? किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के किसी भी परमाणु पर धन आवेश और ऋण आवेश की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं उसमें जो भी उपस्थित धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं उसी को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे NaCl हो गया, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम पर +1 होता है, क्लोरीन पर -1 होता है। इसलिए सोडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी +1 होगी और क्लोरीन की क्या होगी? -1 होगी। तो किसी भी यौगिक में उपस्थित किसी भी तत्व के परमाणु पर उपस्थित धन आवेश या ऋण आवेश की संख्या को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो आइए ऑक्सीकरण संख्या जानने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ हमें नियम जानना है। उस नियम की सहायता से हम ऑक्सीकरण संख्या आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। जब तत्व मुक्त अवस्था में होंगे जैसे H2O2 Cl2 P4 S8 या किसी भी समीकरण में कहीं पर अकेले से जैसे आयरन, जिंक, ये सब लिखे गए हैं, ये मुक्त अवस्था में हैं और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? शून्य होती है। शून्य रख करके गणनाएं की जाती हैं। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, यानी कि किसी भी यौगिक में जितने भी तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग करेंगे शून्य के क्या आएगा? बराबर आएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई यौगिक है AX और BY है, तो इसमें क्या होगा? X क्या है? इसका गुणांक है। कितने परमाणु? X गुणते A की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Y गुणते, यहाँ धन का चिन्ह लगाएंगे, Y गुणते B की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या दिखाएंगे? 0 दिखाएंगे। जितने भी तत्व होंगे सब की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग शून्य के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यदि इसी तरीके से किसी आयनों का यानी कि परमाणुओं का समूह है और उस पर कोई आयन हो तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? जितने भी तत्व होंगे सब की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग बराबर उस पर उपस्थित आयनों की संख्या। अगर मान लेते इस पर +n आयन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +n हो जाएगा। यानी कि अगर -2 है तो -2 हो जाएगा, -3 है तो -3 हो जाएगा, +1 है तो +1 हो जाएगा, +2 है तो +2 हो जाएगा। यदि माइनस है तो -n हो जाएगा। तो धन जितने होंगे उतना धन लिखेंगे, ऋण जितना होगा उतना क्या करेंगे? ऋण लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और इन फार्मूलों की सहायता से क्या करेंगे? ऑक्सीकरण संख्या हमारी निकाली जाएगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं। अब हम जानेंगे कुछ नियमों को। किसी भी तत्व में उपस्थित लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो क्षार धातुएं हैं उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 होती है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +2 होती है। ये ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +1 होती है सब में, सभी यौगिकों में। लेकिन पराक्साइड में कितनी होती है? -1। तो हाइड्रोजन की सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है लेकिन पराक्साइड में -1 होगी। ये ध्यान में रखेंगे। तो गणना करते समय सभी जगह +1 रखेंगे, लेकिन पराक्साइड जब आएगा तो क्या करेंगे? वहाँ पर पराक्साइड नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है। हाइड्राइड, धातु का हाइड्राइड, धातु का हाइड्राइड, धातु के हाइड्राइड में क्या होता है? -1 होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम के साथ जुड़ेगा क्योंकि इनका बदलेगा नहीं, इसका +1 होगा, इसका +2 होगा, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन का सभी यौगिकों में +1, लेकिन धातु के हाइड्राइडों में कितना हो जाएगा? -1। ये ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ और नियम को ध्यान में रख करके। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है? सभी यौगिकों में -2 होती है। लेकिन जो पराक्साइड होते हैं उसमें जो होती है वो -1 होती है। ऑक्सीजन की सभी यौगिकों में, सभी यौगिक
सभी यौगिक -2, लेकिन पेरोक्साइडों में कितना होगा, -1 होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए और बढ़ते हैं और नियम को देखते हैं और समझते हैं। फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1 होती है, बदलेगी नहीं। फ्लोरीन की कितनी, -1। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़े होंगे तो कोई धनात्मक संख्या होगी। अगर ये तीनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने पर कोई धनात्मक संख्या, जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में -1 रखेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो कोई क्या होगी, धनात्मक संख्या होगी। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हम सभी प्रकार के यौगिकों में क्या कर सकते हैं, या आयनों के समूह में हम ऑक्सीकरण संख्या को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, अब ऑक्सीकरण संख्या क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं KMnO4 में, पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी ये हम जानेंगे। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं KMnO4। पोटेशियम का भी जैसा मैंने बताया, क्षार धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं +1 और +2, तो इनका फिक्स है +1। जिसका नहीं पता है इसको x मांग लेंगे। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। गणना करने का तरीका जो है, तो पोटेशियम का +1 है। अभी सूत्र बताया गया कि यौगिक में जितने भी तत्व होंगे सबकी ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ेंगे। तो Mn का कितना है, x है। और ऑक्सीजन का कितना है, -2। कितने परमाणु हैं, 4, तो माइनस कितना हो गया, 4 दूनी 8 बराबर कितना, 0। यहाँ पर जब इसको 8 और -8 और 1 को पर जोड़े घटाएंगे तो -7 बचेगा बराबर 0। तो x बराबर अगर पक्षांतर कर देंगे कितना हो जाएगा, +7। यानी कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +7 हो जाएगी। नियमों की सहायता से हम गणना कर सकते हैं आसानी के साथ। तो आइए हम अन्य तत्वों को ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं किसी यौगिक में, वो जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से हम किसी आयन में देख लेते हैं। सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, तो सल्फेट आयन में सल्फर का कितना हुआ, x हुआ। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। और इस पे पूरे पर कितना है, ये -2 है। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर -8 हो जाएगा। और अभी हमने बताया जितना धन आयन होगा, ऋण आयन क्या करेंगे, वो बराबर क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो x बराबर जो हो जाएगा -2 और +8, तो x बराबर कितना हो गया, +6 हो जाएगा। तो सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। आइए और नियम हम देखते हैं, समझते हैं। आयन जितना होगा उतना क्या करेंगे, बराबर होगा। कुछ आयन नहीं होगा तो क्या दिखाएंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे, जैसा इसके पहले हमने बताया। तो आइए कुछ और उदाहरण के द्वारा इसको हम आसान कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, पोटेशियम क्लोरेट में क्लोरीन की ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होगी। तो आइए देखते हैं KClO3। तो पोटेशियम की कितनी है, +1 अभी हमने बताया। क्लोरीन की जानना है तो x मान लेंगे। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो पोटेशियम की +1, क्लोरीन की x, और इसको 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, बराबर क्या करेंगे, 0 दिखा देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर -5 बचेगा, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो +5। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, अभी बताया गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1 है। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो कोई क्या हो जाएगी, धनात्मक संख्या हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। फ्लोरीन की -1 है, ये कभी बदलेगा नहीं, इस बात को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और बाकी ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं, इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो आइए हम हल करके देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना होता है, +1 होता है, सभी यौगिकों में बताया।
धातु के हाइड्राइड में केवल -1 होगा, बाकी सभी जगह कितना करेंगे, +1 करेंगे। ऑक्सीजन का हमें ज्ञात करना है, इसको x मान लेंगे, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा इसमें करेंगे 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर पक्षांतर करेंगे -2 और x बराबर जब हल करेंगे तो कितना आएगा, -1। जैसा कभी हमने बताया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1 होगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आइए कुछ और प्रश्नों को कर लेते हैं और इसको और सरल बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो OF2 फ्लोरीन की कितनी है, -1 है, ये बदलेगी नहीं, इसको एकदम ध्यान में रख लेंगे। और ऑक्सीजन की हम क्या मान लें, x मान लें, तो x और 2 का गुणा हुआ तो -2 बराबर कितना हो गया, 0। तो x बराबर कितना हो गया, +2 हो गया। तो OF2 में ऑक्सीजन की कितनी, +2। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। पेरोक्साइडों में कितना होता है, -1। केवल OF2 में ऑक्सीजन का कितना होगा, +2 होगा। तो ज़्यादातर प्रयोग क्या करना है, यही करना है, पेरोक्साइड में -1 और केवल OF2 में ऑक्सीजन की कितनी होगी, +2 होगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आइए कुछ और प्रश्नों को करके इसको हम क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको, फिर आइए आगे बढ़ते हैं। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो K2Cr2O7, पोटेशियम की कितनी, +1, क्रोमियम की कितनी, x मान लेंगे, और ऑक्सीजन कितनी, -2। तो 2 एक अन्नम 2, फिर ये 2 का गुणा हुआ 2x हो जाएगा, और इसका गुणा होगा 7 दूनी 14, बराबर क्या दिखाएंगे, शून्य दिखाएंगे। कोई चार्ज है नहीं तो क्या करेंगे, शून्य दिखाएंगे। तो यह क्या हो गया, 2x, और इसको यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो गया, जोड़ेंगे घटाएंगे 12 हो जाएगा, बराबर 0। तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना, +6। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। आसानी के साथ इसको हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑक्सीकरण संख्या को आसानी से सरल तरीके से क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। हमने नियम सभी बताए हैं, उस नियम की सहायता से किसी भी यौगिक में या किसी भी आयन में क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी आयन पर जितना धन आयन या ऋण आयन होता है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे क्लोरीन पर -1 है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। एल्युमिनियम की +3 है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। किसी आयन पर जितना धन आयन या ऋण आयन होगा वो भी उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या हमने सरलतम ढंग से बताया है, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा कैसा लगा। अगली क्लास में एक नए धमाके के साथ मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। निश्चित रूप से जो आपको हम बताएंगे वो ज़रूर आपको समझ में आएगा, पूरे विश्वास है मेरा कि आपको ज़रूर समझ में आएगा।